कंटेक्स्ट में डायरेक्टली कभी काम नहीं किया, बट आई थिंक इट वाज गुड दैट आई कुड कम हियर बिकॉज मैं देख रहा हूँ, मैंने टाइटल में देखा जर्नी फ्रॉम बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन टू एमडीजीज एंड एसडीजीज। एसडीजीज पे हम लोग डे जीरो से भी पहले से इंगेज कर रहे हैं। U+20 में जब ये आया था उसके बाद हम लोगों ने एशिया पैसिफिक लेवल पे एक CSOs इंगेजमेंट मैकेनिज्म बनाया जो कि एसडीजी से इंगेज करने के लिए, उसको कहते हैं APR से। और 2013 से लेके आज तक ये 600 more than 600 NGOs एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के लोग पूरे एशिया और पैसिफिक से उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और UN के रीजनल कमीशंस में इसको एक मॉडल इंगेजमेंट की तरह देखा जाता है। और दूसरे रीजन्स जो है जैसे लैटिन अमेरिका है, यूरोपियन कमीशन का रीजन है, वो लोग अब इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं कि एसडीजी से कैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज करें, वो यहाँ से लेसन्स देंगे। तो बैंकॉक से लेके जहाँ की रीजनल कमीशन है, ISCAP कहते हैं उसको, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, वहाँ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक, न्यूयॉर्क तक, एसडीजी की कोई भी बातचीत ऐसी नहीं रही होगी जिसमें ये इस ग्रुप ने रिप्रेजेंट नहीं किया होगा। एसडीजी का नाम सुनते ही हम लोगों में से कुछ लोग वहाँ पे होते थे। सो आई हैव बीन सीन द इवोल्यूशन ऑफ द एसडीजीज वेरी क्लोजली। और एक चीज मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि महिलाओं के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो एसडीजी 5 जो है, जेंडर के बारे में जो बात करता है, वो सिर्फ एकमात्र गोल है जिसमें कि टाइम बाउंड टारगेट्स नहीं है। तो आप लोग अपनी बातचीत करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, बाकी सारे गोल्स में टाइम बाउंड टारगेट्स हैं। जेंडर के सेंस में मैं कहूँ तो इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन आज भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। और मुझे याद है कि जब ये एसडीजीज डेवलप किए जा रहे थे, ओपन वर्किंग ग्रुप एक बनाया गया था जिसको कि केन्या के एम्बेसडर थे बचारिया तबाओ और फिनलैंड के थे डेविड डोनाह्यू, वो लीड करते थे। तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर इतनी बड़ी फाइट, उसमें इस्लामिक कंट्रीज के साथ साथ इंडिया भी, उनका कहना था कि हमारे यहाँ सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स का हमारे सोसाइटीज में कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो हम नहीं चाहते हैं। तो मतलब इंडिया जैसे देश के लिए भी कुछ चीजें अच्छी हुई है, लेकिन जहां तक जेंडर का सवाल है तो बहुत चैलेंजिंग है ये एरिया। मैं बट एट द सेम टाइम आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल्सो, क्योंकि UN के जितने भी स्पेसेस मैंने देखे हैं, जितनी भी ट्रीटी बॉडीज देखी हैं, सब चीज में जो जेंडर ग्रुप का और विमेंस ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है, दैट हैज बीन फिनोमिनल। मैं UNFCCC की बात करूं, SDGs के इंगेजमेंट्स की बात करूं, मैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के इंगेजमेंट की बात करूं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट एजेंसी यूनिया में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी बात करूं, सब जगह महिलाओं का जो ग्रुप्स है और सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनसे काफी आगे है, काफी प्रोग्रेसिव है, काफी एग्रेसिव भी है टू क्वाइट एन एक्सटेंट, और जो कि होना भी चाहिए। अदरवाइज स्पेसेस लाइक UN nobody takes note of you unless you make some noise। तो मैं ये कॉन्ग्रेचुलेट भी आप लोगों को करना चाहता हूँ। ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो है, वर्कशॉप है, दिस इज वेरी टाइमली। व्हाई? बिकॉज इंडिया विल बी रिपोर्टिंग दिस टाइम एसडीजीज पे। इंडिया दूसरी बार रिपोर्ट कर रहा है। एक बार 2017 में रिपोर्ट किया था इंडिया ने, और एक बार जुलाई में HLPF हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की एक बैठक होती है जो कि एसडीजीज को मॉनिटर करने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है। जब ये बन रहा था तो हम लोग सोचते थे कि अकाउंटेबिलिटी का ये प्लेटफॉर्म होगा, जैसा कि मीनार जी सुबह कह रहे थे, बट वी हैव लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम दिस HLPF ऑल्सो, कि अब एक तरह से हम लोगों को लगता है कि शेयरिंग का प्लेटफॉर्म रह गया। कंट्रीज जाते हैं, बताते हैं कि हमने ये बड़ा अच्छा कर दिया है, लेकिन कहीं भी आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है और रियल चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस में सब लोग कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, डेटा नहीं है, लेकिन रियल चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने में अभी भी ये प्लेटफॉर्म बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हम लोग कहते हैं इट्स शुगर कोटेड VNR कंट्रीज प्रेजेंट। तो एक प्रोसेस अभी भी चल रहा है दिल्ली में, नीति आयोग के साथ दत्ता पाटिल जी बैठे हैं, वादा न तोड़ो और कुछ संस्थाएं मिलके बातचीत कर रही हैं। 13 सोशल ग्रुप्स की जो बातचीत है वो इंडिया के रिपोर्ट में कैसी लाई है,
और इस बार टू दैट एक्सटेंट आई थिंक नीति आयोग इज अ बिट इंक्लूसिव। पिछली बार तो कुछ हो नहीं पाया था सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेशन, लेकिन इसमें इंडिया ने 2017 में, मैं आप लोगों को ध्यान दिलाऊंगा कि गवर्नमेंट से हम लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि वहाँ पे जब इंडिया का प्रेजेंटेशन होता है तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं और कंट्रीज होते हैं जो कि कुछ सवाल पूछते हैं। इंडिया के प्रेजेंटेशन के दौरान एनजीओज को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, एंड लॉट ऑफ आवर ग्लोबल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के जो लोग हैं वो कहते हैं दैट वाज बाय ए डिजाइन रादर देन बाय ए चांस। तो हम लोगों को इस बार इंश्योर करना है कि वो भी ना हो। बहरहाल एनवायरमेंट पे मैं आऊंगा। ग्लोबली एनवायरमेंट स्ट्रेस हम लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो है वो क्लाइमेट चेंज है, उसके अलावा पॉल्यूशन है, उसके अलावा लैंड और हमारे वाटर की क्या स्थिति है, और महिलाओं का रिश्ता नाता सबसे मुझे लगता है कि सारे एसडीजीज की अगर हम बात करें तो सारे एसडीजी से और पूरे एनवायरनमेंट के मुद्दे से और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे से बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं भी रिस्पॉन्सेस के टर्म्स में हम नहीं देखते हैं कि महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को, उनके पार्टिसिपेशन को पॉलिसीज या प्रोग्राम्स या रूल्स जो है एक्नॉलेज करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात है। अगर ग्लोबली हम लोग देख ही रहे हैं, अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस तकरीबन प्री इंडस्ट्रियल टाइम से टेम्परेचर बढ़ा है, और माना जा रहा है ऐसा कि इस सदी के अंत तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया जो कंट्री है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में जितना राइज हुआ है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ राइज हुआ है, और इंडिया क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पे जो है 14th कंट्री है। बाढ़ से दुनिया भर में जितनी मौतें होती हैं उसमें से 1/5 जो है इंडिया में होती है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है, लैंड की अगर बात करूं तो आउट ऑफ 238 बिलियन हेक्टेयर्स जो कि हम एग्रीकल्चरल लैंड यूज करते हैं, उसमें से 96 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिग्रेडेड है। 26 आउट ऑफ 28 स्टेट्स का कहना है कि हमारे यहाँ काफ़ी तेजी से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, और कई स्टेट्स हैं जिसमें 40 to 70% डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसमें एक स्टेट आपका महाराष्ट्र भी है। अगर मैं पानी की बात करूं तो वाटर लेवल जो है 2000 से भी अगर आप देखें तो 60% नीचे जा चुका है। इंडिया के पास पूरी दुनिया के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन पॉपुलेशन 16% है। और मतलब जितना हमारा यहाँ बारिश का पानी आता है, हम लोग सिर्फ 8% उसका वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, और हाउस होल्ड्स में जितना पानी जाता है उसका 80% जो है वेस्ट होता है। ग्लोबली पानी की एक ऐसी समस्या है, हम लोग क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार तुम लोग समाज में डर फैलाते हो और फियर मॉन्गरिंग करते हो, और कब होगा, किस डिकेड में होगा। लोग 25 साल 30 साल से कह रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, फॉर्चुनेटली अभी तक आई नहीं है। अगर आप नुएंसेस में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति तकरीबन बहुत खराब होने वाली है। लेकिन पानी एक ऐसा चीज है जो कि हम अपने लाइफ टाइम में, रादर वेरी फास्ट, 10 साल में 2030 तक हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल डील विथ एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। इंडिया में भी जानते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा, चेन्नई में डे 0 आ गया था। नीति आयोग की CWMI की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 2020 में 21 शहरों में पीने का पानी नहीं मिलेगा, और 2030 तक हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल डील विथ एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। महिलाओं की अगर बात करें तो घर में पानी लाने का काम, घर में फ्यूल लाने का काम, फायरवुड जिसको कहते हैं, घर में चारा लाने का काम, ये सब महिलाओं का काम है। और अगर हम देखते हैं एनवायरनमेंट की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन है उसका ड्राउट। पानी की कमी होगी या तो सुखाड़ होगा बहुत ज्यादा, और इसमें इट्स नो ब्रेनर टू से कि वुमेन पे कितना बर्डन बढ़ता होगा। हमारे यहाँ असेसमेंट है कि 10 में से 8 औरतें जो है उनको घर में पानी उपलब्ध नहीं है और किसी सोर्स से वो लेके आती है। तो पानी कम होगा तो उनका बर्डन कितना बढ़ेगा, समझ सकते हैं आप। खेती की क्या हालत है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ना कि टाइम है। मेन और वुमेन के कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं। मेन क्या होता है कि शहर चले जाते हैं रोजगार के लिए,
तो महिलाओं पे और एडिशनल बर्डन, खेती की देखभाल, खेती हमारे यहाँ मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। रूरल फार्म वर्कर्स और फार्मर्स अगर आप देखें 85% ऑफ देम आर विमेन, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर बीइंग फार्मर either at the family level or at the level of the policies. 85% women मतलब फार्मर्स जो हैं वो महिलाएं हैं। तो पुरुष माइग्रेट करते हैं तो महिलाओं के ऊपर बर्डन जो है खेती को संभालना, एडिशनल इनकम जनरेट करने की कोशिश को संभालना, लाइव स्टॉक तकरीबन पूरी तरीके से महिलाएं देखती हैं, पानी लाने का काम, फायरवुड लाने का काम और भी घर की जो चीजें लाने का काम है और घर को देखने का काम है। ये कितना बढ़ सकता है? मैं कल देख रहा था जून 2019 में न्यूज 18 इंडिया ने एक रिपोर्ट की जिसमें बीड की महिलाओं में उन्होंने बताया कि बहुत सारी एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उन्होंने हिस्टेरेक्टोमी से अपना यूटेरस रिमूव करवा दिया है। क्यों? क्योंकि वो खेती के मैनुअल वर्क के लिए बीड से वेस्टर्न महाराष्ट्र जाती हैं और उस दौरान अगर उनको पीरियड्स होंगे और उनको छुट्टी बार बार लेनी पड़ेगी तो उनको जो ठेकेदार है वो काम नहीं देगा। तो इसलिए बहुत सारी विमेन ने बाय चॉइस जो है अपना यूटेरस जो है रिमूव करवा दिया है। मतलब आज के दुनिया में हम लोग इस बात की सोच सकते हैं कि इस तरह की स्थिति होगी। तो इस तरह की स्थिति एक्चुअली है। तो एक तो हम लोगों ने देख लिया सबसे ऑब्वियस जो इम्पैक्ट ऑन विमेन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहें या हम क्लाइमेट चेंज को खेती से जोड़ के देखें, फूड सिक्योरिटी पे थ्रेट, यील्ड कम होता है। इंडिया में अभी गेहूं की उत्पादन जो है वो 6% कम हो चुकी है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के। राइस जो है वो तकरीबन 4% कम हो चुका है। मेज मक्का जो है तकरीबन 18% ये कम हो चुका है। और 2050 तक अगर हम प्रोजेक्शंस देखते हैं तो मक्का जो है 50% कम हो जाएगा और राइस और वीट जो है 10-12% इनका यील्ड कम हो जाएगा। तो घर में खाना कम आता है तो क्या होता है, कौन सफर करेगा? ऑब्वियस है महिलाएं सफर करेंगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ रहे हैं, मलेरिया, डेंगू। I was surprised to learn how these situations also affect women differently. खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं की अगर बात करें तो वो मच्छरों का ज्यादा शिकार होती है क्योंकि वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ब्रीथ करती है और मच्छर जो है एक्सहेल जो आप एयर करते हैं उससे लोगों को लोकेट करते हैं। महिलाएं चूंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी से सांस लेती हैं तो महिलाएं आर वेरी इजिएस्ट विक्टिम्स ऑफ दीज मॉस्किटोज एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। सो बहुत तरह की ऐसे इम्पैक्ट महिलाओं पे हैं जो कि हम सोच सकते हैं और जो कि हम नहीं सोच सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली में एक डॉक्टर्स की मीटिंग थी जो कि एयर पॉल्यूशन पे बात कर रहे थे। बहुत सारी गायनोकोलॉजिस्ट और बहुत सारे तरह के डॉक्टर्स थे और उनका कहना था कि वी आर वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि महिलाओं पे पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हो रहा है कई तरीके से। हम बहुत तरह के डिजीजेस देख रहे हैं, प्रेगनेंसी में परेशानी देख रहे हैं, बच्चों में डिफॉर्मेशन देख रहे हैं और बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिससे कि हम इसको क्लियरली एट्रीब्यूट कर पाए कि पॉल्यूशन की वजह से है। लेकिन अभी भी भारत में 800 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन सॉलिड फ्यूल, लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं खाना बनाने के लिए। और अगेन मतलब इंडोर एयर पॉल्यूशन से किसको ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 20 लाख मौतें हमारे यहाँ हर साल पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स होती हैं, आप समझ सकते हैं। महिलाओं के साथ बच्चे, मतलब मुझे लगता है 2 लाख बच्चों का शायद फिगर है 5 साल से कम उम्र की जो कि पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ से हर एक साल हमारे देश में मरते हैं। तो आप समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू डिजास्टर में आपको अंदाजा होगा कि किसी भी डिजास्टर में कितनी महिलाओं की मौत होती है एज कंपेयर टू मेन डाइंग। एनी गेस
वाइल्ड गेस। मतलब हमारे पास अगेन कोई डेटा नहीं है, लेकिन साइक्लोन गोरकी 1995 में आया था तो लोगों ने अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स सभी में 1995 में गोरकी आया था तो लोगों ने एनालिसिस करने की कोशिश की साइक्लोन से। एक मर्द पे 14 औरतें मरी थी। ओके, बस आई बी ब्रीफ। एक मर्द पे 14 औरतें मरी थी। 2004 में इंडियन सुनामी जो आई थी, इसमें 2.5 लाख मौतें हुई थी और उसमें 70% से ज्यादा औरतें थी। और खास करके इसमें एल्डरली वुमेन, पुअरेस्ट ऑफ देम, बच्चे, डिसेबल्ड, वो ज्यादा मरते हैं। ऑब्वियस है, मेन बाहर काम करने की कोशिश करते हैं, औरतें घर संभालती हैं। औरतें इसलिए भी मरती हैं, औरतों को तैरने की ट्रेनिंग नहीं है, बच्चे लेके जाना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, तैरने की ट्रेनिंग नहीं है, पेड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग नहीं है ताकि वो अपने आप को बचा सके। इस बार बाढ़ में देखा गया कि अच्छा, केरल हमारे यहाँ एक ऐसा स्टेट है कि काफी महिलाएं भी अवेयर हैं और काफी कॉन्शियस हैं और उनके यहाँ पानी को बॉयल करके पीने का रिवाज है। केरल में अभी जो बाढ़ आई थी, कुछ लोगों ने स्टडीज की है, देखा कि महिलाएं पानी तो उबालती हैं, अभी भी पीने के लिए उबालती हैं, उनको पीने के अलावा बर्तन धोने के लिए भी पानी उबालना पड़ता है। ऐसे कहने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगी कि पानी उनको लाने के लिए कितनी बार जाना पड़ता होगा, फायरवुड डबल लगता होगा, कितनी बार जाना पड़ता होगा, और उन पे कितना स्ट्रेस बढ़ा होगा। हमारे यहाँ मैं बात करूं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं क्लाइमेट के हिसाब से, बोथ मिटिगेशन और एडेप्टेशन के कंटेक्स्ट में। लेकिन सारे स्टेट्स में स्टेट एक्शन प्लान बने हुए हैं। महाराष्ट्र का भी आपका शायद 2017 में ही बना है शायद, लेकिन किसी भी स्टेट एक्शन प्लान में महिलाओं का नाम नहीं है। ठीक है, हम इंडिया पहला कंट्री था जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लेके आया 2016 में। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में बना, डिजास्टर से कैसे डील किया जाए इस पे और रिस्क रिडक्शन कैसे की जाए। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। उसमें रिकॉग्निशन है, लेकिन आप जब ऑपरेशंस के लेवल पे देखेंगे तो औरतों की कोई रोल, कोई भागीदारी नहीं है। स्टेट एक्शन प्लान में कुछ जगह पे कुछ विमेंस ग्रुप्स हैं जो कि उन्होंने हल्ला किया। हम लोगों ने 10-15 स्टेट्स में स्टेट एक्शन प्लान पे बैठ के कि उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन महिलाओं की उसमें कोई। तो मैं ये कहना चाह रहा था टू बिफोर आई एंड कि दिस इज अ वेरी अपॉर्चुन मोमेंट, बिकॉज सारे स्टेट्स में स्टेट एक्शन प्लान जो है, जो कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज की ही बात नहीं करता है, वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें लाइवलीहुड्स है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें जेंडर भी है, बहुत सारे इसमें। तो एक ब्रॉड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है ये, वो हर एक स्टेट में रिवाइज हो रहा है। तो महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वो जरूर इससे इंगेज करें। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स में एसडीजीज पे रोड मैप बन रहा है और महिलाओं की सहभागिता उसमें भी जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए, खास करके ऐसी स्थिति में जबकि ग्लोबली, विनाल जी कह रहे थे बहुत अकाउंटेबल फ्रेमवर्क है। मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसे देखता हूँ कि दुनिया भर में आज की ऐसी स्थिति है कि कोई भी देश जो है 2030 तक सारे गोल जो है प्राप्त नहीं कर रहा है। और जो फ्रंट रनर कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, जनरली यही सब होते हैं, ऑल ऑफ देम आर फेयरली इक्वली पुअरली ऑन क्लाइमेट एंड क्लाइमेट रिलेटेड गोल्स। और बहुत सारे गोल, खास करके अगर हम गोल जो पानी पे गोल है 6, खास करके डिसेंट वर्ल्ड पे जो गोल है गोल 8, और इनइक्वालिटी पे जो गोल है गोल 10, क्लाइमेट चेंज पे जो गोल है गोल 13, उससे रिलेटेड जो लाइफ अंडर वाटर है और टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स, लाइफ अबव अर्थ है 14-15, वो भी 16, पीस, जस्टिस, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस,
ये सारे जो हैं रिग्रेस हो रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन। भारत में भी मुझे लगता है कि स्थिति बहुत बेहतर नहीं है अभी तक। हम लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली अभी तक लिया नहीं है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये बहुत टाइमली आप लोगों की एफर्ट है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दैट एंड आई होप, और मैं ये भी कहूँगा कि जिनका भी SDGs में, क्लाइमेट में, एग्रीकल्चर में, जेंडर में जिनका इंटरेस्ट है, वो एशिया पैसिफिक रीजनल CSOs एंगेजमेंट मैकेनिज्म आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। ये बहुत ही एक्टिव, प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव ग्रुप है जो कि UN के स्पेसेस में काफ़ी हम लोगों ने पिछले 7-8 साल से काम किया है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को इसका मेंबर जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।